हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बच्चों क्या पढ़ेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। तो चैप्टर सेकंड फेडरलिज्म। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसमें सिविक्स चैप्टर सेकंड फेडरलिज्म। तो बच्चों जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले मेरे प्रीवियस दो वीडियोस में आई हैव एक्सप्लेन अबाउट द पावर शेयरिंग। ठीक है, हमने बच्चों पावर शेयरिंग के बारे में एक्सप्लेन किया। दो एग्जांपल्स भी दिए थे मैंने कि हाउ दीज टू कंट्रीज दे शेयर देयर पावर। तो उसपे हमने देखा था कि बेल्जियम ने पावर शेयरिंग की बच्चों। एंड इन व्हेन द बेल्जियम पावर शेयर, तो उन्होंने क्या किया कि सम पावर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, अपनी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर उन्होंने कहाँ पे ट्रांसफर की, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। मतलब they establish their different levels of the government। तो बेसिकली अगर फेडरलिज्म की हम बात करें तो फेडरलिज्म इज आल्सो अ टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, और हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग पढ़ा। तो उसमें हमने पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ठीक है, मींस की पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल पावर शेयर्ड। And second was the power shared among the different levels of the government. ठीक है, different level of the government, that is called the vertical power sharing। ठीक है, मीन्स की फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो सेम बच्चों फेडरलिज्म में भी वही सब बच्चों फॉलो किया जाता है। सो व्हाट इज द बेसिकली फेडरलिज्म? Federalism is a system in which the power is divided between the central authority. And what is the meaning of central authority? Means the central government, the union government, ठीक है, which is the government which is for the entire country, कि एक वो गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के लिए होती है। So power is shared between the central government and between the various constituent units of the country, means apart from the central authority। और कौन कौन से बच्चों कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो यूनिट्स होते हैं, लाइक की स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो जब हायर टू लोअर डिफरेंट लेवल्स में जब पावर शेयर की जाती है इन एनी कंट्री, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। एंड चिल्ड्रन, इन फेडरलिज्म टू एंड मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट शुड बी देयर, मीन्स की दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट होनी चाहिए, तभी एक फेडरलिज्म को फॉलो किया जा सकता है। ओके, जनरली होता है क्या है बच्चों, लाइक अब दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट और भी सिस्टम में होती है, और भी पॉलिटिकल सिस्टम में होती है, लाइक कि जैसे यूनिटरी सिस्टम ऑल्सो हैव द मोर देन लाइक कि वन लेवल तो यूनियन गवर्नमेंट होती है। इसके अलावा और फॉर्म भी उनकी गवर्नमेंट होते हैं, लाइक स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। बट इन द यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, the main power is lie in the hand of union government। जो मैक्सिमम पावर होती है वो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, द स्टेट गवर्नमेंट आर द सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मीन्स इट्स अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट को पावर दे भी सकती है, और वो उनसे अपनी मर्जी के अनुसार पावर वापस ले भी सकती है। ठीक है, ये कहाँ होता है? दैट इज इन द यूनिटरी सिस्टम में, जहां पर यूनिटरी सिस्टम फॉलो किया जाता है। जैसे कि बिफोर द पावर शेयरिंग बेल्जियम में ये सिस्टम था, अंडरस्टैंड, बेल्जियम में ये सिस्टम था, यूनिटरी सिस्टम था। बट जैसे ही बच्चों उन्होंने पावर शेयरिंग की, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए, तो दे ट्रांसफर मैनी पावर्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारी पावर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में ट्रांसफर की, एंड उन्होंने अडॉप्ट किया बच्चों फेडरलिज्म या फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, दे फॉलो दैट। ठीक है, तो इसमें बच्चों नाउ फेडरलिज्म क्या है कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच the powers are shared between the central government or union government, or between the different state government and the लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, डिफरेंट वर्टिकली जब पावर शेयर की जाती है, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। ओके, एंड ये यूनिटरी गवर्नमेंट से अलग है बच्चों,
क्योंकि इन फेडरलिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ आर इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज बोथ गवर्नमेंट हैज देयर ओन पावर्स। उन दोनों की प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों ये प्रिस्क्राइब होता है कि दोनों गवर्नमेंट अपनी अलग अलग पावर्स होती है, इसलिए दोनों इंडिपेंडेंट होती है, दोनों एक दूसरे से आंसरेबल नहीं होती है। हाँ, लेकिन बोथ गवर्नमेंट आर आंसरेबल टू द पीपुल ऑफ द कंट्री, टू द सिटीजन्स। ठीक है, दोनों गवर्नमेंट लोगों के लिए आंसरेबल, लोगों से आंसरेबल होती है, और दोनों ही, क्योंकि बोथ गवर्नमेंट आर बोथ द गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपुल्स, हम लोग चुनते हैं उनको। ठीक है, बाय द इलेक्शन, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल। तो इसलिए नाउ चिल्ड्रन, अब व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, कि वो कौन कौन सी फीचर्स है जिनसे हम कह सकते हैं कि यस दिस कंट्री इज फॉलोइंग द फेडरलिज्म, या वो कंट्री फेडरलिज्म फॉलो कर रहा है, या एक वो फेडरल कंट्री है। तो वो कौन कौन से फीचर्स है बच्चों जो एक फेडरल कंट्री को फॉलो करने चाहिए या करने होते हैं अपने आप को एक फेडरल कंट्री बनाने के लिए। तो कुछ जो फीचर्स है फेडरलिज्म के, कुछ फीचर्स है, वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट, व्हाट आर द फर्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म? तो फर्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म इज देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जब पावर शेयर करनी है, वर्टिकल पावर शेयर करनी है, तो बच्चे डिफरेंट लेवल तो होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? अगर एक ही गवर्नमेंट है तो सारी पावर वहां सेंट्रलाइज होगी, सारी पावर्स यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में होगी, तो वहां फेडरलिज्म नहीं हो सकता। फेडरलिज्म के लिए बच्चों फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि देयर शुड बी मोर देन 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट सो दैट the power can be divided among the different levels of the government. As for example in India, we can say, because India is a federal country, so we have more than 2 level of government. Okay, national level पर या central level पर we have the union government. ठीक है, second we have state government. Every state of India having its own government, उनकी अपनी government होती है. And third level we have at the lower level, like in the urban area cities we have municipalities, and in rural area we have panchayati raj system. ठीक है, तो 3 levels हो गई हमारे पास गवर्नमेंट की। तो इसका मतलब हम फर्स्ट कंडीशन को पूरा करते हैं कि फेडरलिज्म हैज मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सेकेंड फीचर इज डिफरेंट टियर्स ऑफ द गवर्नमेंट govern the same people or the same citizens. ठीक है, but it have their own jurisdiction. अब देखिए, पावर्स डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, पावर्स डिवाइडेड इनटू द अमंग द डिफरेंट लेवल। ठीक है, डिफरेंट लेवल में पावर डिवाइड हो रही है, बट सिटीजन्स आर नॉट डिवाइडेड। ठीक है, ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स, यानी हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों, हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है, हम लोगों को स्टेट गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है, यानी कि सिटीजन्स आर नॉट डिवाइडेड, सिटीजन्स आर गवर्न बाय द ऑल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल लेवल ऑल्सो वर्क फॉर द सिटीजन्स, द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। ओके, तो सिटीजन कैन नॉट बी divided in the federal state or the federalism, but the different government have their different powers and they have their different jurisdiction. Jurisdiction means judiciary system. ठीक है, every level of the government, like अगर इंडिया की बात करें बच्चों, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया इट्स हैव देयर ओन जुडिशरी, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ की बच्चों, एक सेंट्रल लेवल पर है, ओनली एपेक्स वो कोर्ट है इंडिया का, एपेक्स मींस हाईएस्ट। तो सेंट्रल लेवल पर बच्चों जो भी डिस्प्यूट होते हैं दैट इज सॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट, एंड स्टेट गवर्नमेंट है देयर ओन जुडिशरी सिस्टम, दैट इज
हाई कोर्ट, ठीक है। जो हाई कोर्ट्स होते हैं और जो लोकल कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, वो किसके अंडर में आते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, ठीक है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैव ए जुडिशियरी सिस्टम in the form of Supreme Court, and the state government, every state government have their own judiciary system, that is the High Court and District Court. Okay, so जो भी बच्चों उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी उनके डिस्प्यूट्स होते हैं, वो उनकी अपनी जुडिशरी होती है, अपना कोर्ट सिस्टम होता है, जिसके अंदर वो सारी प्रॉब्लम्स को उनके सॉल्व होता है, ठीक है। थर्ड जो हमारा जो मेन फीचर्स है फेडरलिज्म का, that the fundamental provision of the constitution cannot change by any one level of the government, ठीक है। सपोज कि इन कंट्री एनी गवर्नमेंट अगर वो चाहे कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करे, ठीक है, फंडामेंटल प्रोविजंस कोई भी चेंज करे, कोई भी अमेंडमेंट करे, तो ये किसी एक लेवल की गवर्नमेंट की पावर नहीं है। दोनों गवर्नमेंट यानी दोनों लेवल मिलकर ही कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकते हैं। नो सिंगल गवर्नमेंट कैन डू एनी चेंज और एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो दोनों गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों मिलकर ही बच्चों किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फंडामेंटल प्रोविजन चेंज करना हो या कोई भी अमेंडमेंट करना हो, तो इट्स अ पावर ऑफ बोथ ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों मिलकर ही कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट या फंडामेंटल प्रोविजन चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फीचर्स इज द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज अ एम्पायर, ठीक है, एंड हैज टू पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एट डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे बच्चों एम्पायर होता है या रेफरी होता है, मैच में होता है ना, दो टीम के बीच में बच्चों जब मैच होता है तो कौन जीत रहा है कौन हारा है, दोनों के बीच की डिस्प्यूट कौन बच्चों सॉल्व करता है? एम्पायर होता है। उसी तरह से बच्चों द हाईएस्ट कोर्ट मींस सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट इन अ फेडरल स्टेट, सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स और हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज अ एम्पायर ऑफ द कंट्री, ठीक है। इट मींस चिल्ड्रन, इफ देयर इज एनी dispute, any conflict between the state government and the union government or between the two state government, तो उसको बच्चों कौन रिजॉल्व करता है, कौन उसको सॉल्व करता है? ये सुप्रीम कोर्ट और द हाईएस्ट कोर्ट, इट रिजॉल्व all the disputes, all the problems, all the conflict between the different levels of the government, yeah, between the different state level. So Supreme Court has the highest authority to interpret the constitution, ठीक है, और between the dispute of that any two state government or any two level of the government. Okay, next feature है कि source of revenue for each level of the government are clearly specified in the कंस्टिट्यूशन टू एंश्योर द फाइनेंशियली ऑटोनॉमी। इसका मतलब है कि बच्चों द स्टेट गवर्नमेंट, मैंने जैसे कि आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ गवर्न द सेम सिटीजन्स, ठीक है, सिटीजन्स डिवाइडेड नहीं है। एंड टू गवर्न द कंट्री एंड टू गवर्न द स्टेट, द गवर्नमेंट नीड फाइनेंस, उनको पैसे की जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है। एंड बच्चों फ्रॉम वेयर दे गेट द फाइनेंस टू गवर्न द कंट्री और टू रन द कंट्री और रन द स्टेट, कहां से वो बच्चों उनको फाइनेंस मिलता है? तो ये बच्चों सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर बोथ ऑफ द कंट्री, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए बच्चों सोर्स ऑफ रेवेन्यू डिफरेंट होती है। और ये क्लियरली बच्चों प्रिस्क्राइब किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, सो दैट ईच एंड एवरी गवर्नमेंट, ठीक है, जितने भी लाइक की चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो जो भी उनको बच्चों रेवेन्यू मिलता है अलग अलग हो, जिससे डिस्प्यूट्स ना हो। और ये कैसे बच्चों डिसाइड होता है कि
कौन सा सोर्स यूनियन गवर्नमेंट के पास जाएगा रेवेन्यू का और कौन सा सोर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो इसके लिए बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्लियरली प्रिस्क्राइब, उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, डिफरेंट लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, जिसको हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इसके नाम से बच्चों हम लोग जानते हैं, जाना जाता है। वो लेटर ऑन मैं सेकेंड वीडियो जब मैं बनाऊंगी तब मैं आपको डिटेल में उसको बच्चों एक्सप्लेन करूंगी। अभी तो क्योंकि मैं ब्रीफ में इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है कि दोनों ही गवर्नमेंट के लिए द सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ईच लेवल गवर्नमेंट हैव डिफरेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। जैसे यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल लेवल पर की गवर्नमेंट है, उसके लिए बच्चों वो सब्जेक्ट्स, वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है दैट इज द लाइक वो सब्जेक्ट जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं। कॉमन नेशनल इंटरेस्ट मतलब कि वो सोर्स जो कि जिनकी जो वो सब्जेक्ट जो पूरी कंट्री के लिए इक्वली रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे डिफेंस, जैसे फाइनेंस, जैसे बैंकिंग, जैसे करेंसी, ये वो सब्जेक्ट है बच्चों जिनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कंट्री को एक जैसी है, मतलब बराबर है। तो इसका जो फाइनेंस है वो कौन देखता है बच्चों? यूनियन गवर्नमेंट। इससे जो रेवेन्यू आता है वो कहाँ जाता है? यूनियन गवर्नमेंट के पास। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर वर्क कौन करता है, इनके ऊपर पॉलिसीज कौन बनाता है, इनके ऊपर लॉ कौन फ्रेम करता है? यूनियन गवर्नमेंट। ओके। और कुछ सब्जेक्ट बच्चों ऐसे हैं लाइक कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, या सम सब्जेक्ट्स आर ऑफ रीजनल, जो इश्यूज होते हैं रीजनल लेवल के होते हैं, जैसे कि जिनकी जरूरत स्टेट बाय स्टेट अलग अलग होती है। ओके। सो जैसे एजुकेशन, जैसे पुलिस, जैसे एग्रीकल्चर, तो इसकी जो पावर्स है, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। और इसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों किसको दी गई है? स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। तो इसलिए यहाँ से बच्चों जो रेवेन्यू आता है वो कहाँ जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। ओके। सो दैट द स्टेट गवर्नमेंट कैन यूज दैट रेवेन्यू टू डू द वर्क इन दिस सब्जेक्ट्स, ठीक है। जो रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है उससे वो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर इन जो यहाँ जो वर्क किया जाता है, वेलफेयर किया जाता है लोगों का, यानी कि स्टेट को रन करने के लिए वो इस रेवेन्यू का यूज करती है, ठीक है। सो नेक्स्ट फीचर हमारा क्या हो गया कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, फॉर द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अलग अलग जो गवर्नमेंट होती है लेवल की, उनके लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू अलग अलग होते हैं, जिससे कि बोथ गवर्नमेंट कैन डू देयर वर्क, ठीक है, अपना वर्क कर सके विदाउट इंटरफेयरिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को इंटरफेयर ना करें, इंडिपेंडेंटली दोनों वर्क करें। अब क्योंकि दोनों ही कंट्री सेम सिटीजन्स को गवर्न करती है, इसलिए चाहे स्टेट रन करना हो चाहे कंट्री रन करना हो, ठीक है, तो दोनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ओके। सो नेक्स्ट बच्चों इस पे नेक्स्ट फेडरल सिस्टम है कि जो फेडरल सिस्टम बच्चों वो ड्वेल ऑब्जेक्टिव हमें है, उसका मतलब कि 2 ऑब्जेक्टिव हमारे सॉल्व करता है। क्यों फेडरल सिस्टम फॉलो करना चाहिए, फेडरलिज्म क्यों एडॉप्ट करना चाहिए, क्यों आज बच्चों मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं, ठीक है, क्योंकि आज बच्चों मैक्सिमम कंट्रीज आर फॉलोइंग द डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी कब सक्सेसफुल होती है बच्चों? जब डिफरेंट सेक्शंस के बीच में प्रॉपर पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि 2 एग्जांपल दिए थे। एक कंट्री बेल्जियम ने प्रॉपर पावर शेयरिंग किया, तो उसका बच्चों रिजल्ट आपने देखा कि नाउ बेल्जियम इज अ वेरी पीसफुल, वेरी डेवलप्ड कंट्री। और दूसरा श्रीलंका बच्चों है, कंट्री है, उसने ऑलवेज पहले भी उसने यूनिटरी गवर्नमेंट को फॉलो किया, ठीक है, पावर शेयर नहीं किया, तो उसका रिजल्ट भी मालूम है कि कंट्री सफर्ड विद द सिविल वॉर। तो इसलिए जो फेडरलिज्म है बच्चों, फेडरलिज्म मीन्स द वर्टिकल पावर शेयरिंग, मीन्स की पावर शेयरिंग among the different levels of the government,
ठीक है। और डिफरेंट लेवल्स क्यों बनाई जाती है बच्चों गवर्नमेंट, सो दैट कि एवरी मैक्सिमम जो सोशल ग्रुप्स है पीपल कैन गेट द शेयर इन द पॉलिटिक्स, ठीक है, और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्री को मिल सके। तो ड्वेल सिस्टम बच्चों कौन कौन से ये सॉल्व करता है या कौन कौन से परफॉर्म करता है फेडरलिज्म। तो फर्स्ट इज टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री मतलब कि एक फेडरल सिस्टम या फेडरलिज्म में कि मैक्सिमम पीपल हैव देयर शेयर इन द पावर, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पावर में शेयर मिलेगा तो क्या होगा, इट प्रमोट द यूनिटी, एवरीवन फील कि दे आर द पार्ट ऑफ द कंट्री। हर एक किसी को बच्चों ये फील होगा कि वो पार्ट ऑफ द कंट्री है। अदरवाइज क्या होगा, श्रीलंका की तरह जैसे तमिल को उनको कभी भी पावर में पार्टिसिपेशन नहीं दिया गया, तो क्या हुआ, उन्होंने कभी फील ही नहीं किया कि वो भी एक कंट्री का पार्ट है, ठीक है। तो वहां क्या हुआ, वहां डिस्प्यूट्स हुए, वहां पे वायलेंस हुआ, सिविल वॉर हुए। एंड सेकंड चिल्ड्रन, टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। रीजनल डाइवर्सिटी मतलब कि अगर सपोज कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है, इंडिया में डाइवर्सिटी है, तो क्योंकि हमने जैसे पढ़ा पावर शेयरिंग में कि डिफरेंट सोशल ग्रुप को पावर शेयरिंग दिया गया, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को पावर में शेयर दिया गया, ठीक है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को पावर में शेयर उनको शेयर दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि जो रीजनल डाइवर्सिटी थी उसको अकोमोडेट किया गया, मतलब उसको ये हर किसी को पावर में शेयर देके मतलब उसको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन दिया गया, जिससे कि हर सेक्शन इक्वली आगे आए, ठीक है। और ये क्या होगा, एक प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो ये बच्चों मुझे आई होप कि आपको आज ये समझ में आया होगा कि मैंने एक तो फेडरलिज्म, व्हाट इज द फेडरलिज्म आई हैव एक्सप्लेन, तो आप अच्छी तरह बच्चों समझ गए होंगे। और दूसरा मेन फीचर ऑफ द फेडरलिज्म, की फेडरलिज्म के मेन फीचर्स क्या है, ठीक है, कि कौन कौन से वो फीचर्स है जिनको हम फॉलो करके ही एक फेडरल कंट्री बना सकते हैं। अब नेक्स्ट बच्चों, अब फेडरलिज्म आगे जो नेक्स्ट इसके टॉपिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, ठीक है। तो उसमें जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि द टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म मतलब कि बच्चों फेडरलिज्म टू टाइप्स के होते हैं, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। सो टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। एंड सेकेंड बच्चों कि व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, कि हम जानते हैं ना कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो वो कौन कौन सी बातें हैं, मतलब हम इंडिया क्या ऐसा फॉलो कर रहा है कि जिससे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, हमने इतना सब कुछ, आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अगर आपको ये सब पसंद आया बच्चों तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।